ऐन उस वक्त जब इमरान खान सोच रहे थे कि अमरीकी साजिश से मुतालिक इनका बनाया गया बयानिया दफन हो चुका है, साइफर इंतकामी आग के साथ इनके सर पर एक बार फिर आ खड़ा हुआ है। गुज़िश्ता बरस इमरान खान के हाथ में साइफर नामी खंजर का दस्ता था। इस साल इस खंजर के फल के गिर्द इनकी अपनी उंगलियां गड़ी हैं। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के एतराफात इन तहलका खेज इंकशाफात के सिलसिले में ताजा तरीन इजाफा है, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि किस तरह इमरान खान और इनके करीबी साथियों ने इनको हुकूमत से बेदखल करने के हवाले से अमरीकी साजिश का बयानिया घड़ा था। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से एक जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराने और इन्हें इक्तदार से निकालने की अमरीकी साजिश के सबूत के तौर पर साइफर की मौजूदगी का ऐलान करने के करीब 16 माह बाद अब आखिरकार इस मामले पर से धुंध छट रही है और कुछ सच्चाइयां सामने आ रही हैं जो इन तमाम लोगों के किरदार पर एक बदनुमा रोशनी डाल रही हैं, जिन्होंने इस नाम नहाद साजिश के बयानिए को तख्लीक किया और फिर इसकी तशहीर की थी। इस सारे मंजरनामे से मुतालिक दर्ज झैल 10 नुकात काबिल गौर हैं। नंबर 1, इस अफसोसनाक कहानी में 3 मरकजी किरदार हैं, इमरान खान, आजम खान और शाह महमूद कुरैशी। इनके बाद मावन किरदारों की एक टीम है जिसमें फवाद चौधरी, शीरी मजारी और पीटीआई के दीगर तर्जुमानों का एक ग्रोह शामिल है, जिनमें से ज्यादातर ने एक मखसूस टीवी चैनल पर बैठकर वो तमाम जहरीले झूठ बोले जिनसे साइफर बयानिया तैयार हुआ। और फिर वो इजाफी किरदार हैं जो इस सारे मामले में गंदे हुए क्योंकि वो गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थे। इस रंग बिरंगी टीम ने इकट्ठे होकर बेबस वोटर्स पर ऐसा जादू चलाया जो इस कदर नुकसानदेह और खतरनाक था कि मुल्क अभी तक इसके असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, इमरान खान और इनकी टीम ने इस झूठ को तैयार किया। इसके शवाहिद दर्ज झैल हैं। अलिफ, कौमी सलामती कमेटी के 3 इजलास, 2 पीटीआई दौर इक्तदार में, तीसरा पीडीएम हुकूमत के दौर में। बे, मरकजी किरदारों की लीक ऑडियो कॉल्स जिनमें वो साइफर को अमरीकी साजिश के तौर पर पेश करने और इस पर खेलने से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं। और जीम, आजम खान का एतराफी बयान जो नुकात अलिफ और बे में पेश किए गए शवाहिद की तस्दीक करता है। नंबर 3, कौमी सलामती कमेटी के पहले इजलास में इमरान खान साइफर से मुतालिक ये धुन बजाते रहे कि अमरीका अदम एतमाद की तहरीक के जरिए हुकूमत से इनकी बेदखली की जिस तरह मंसूबाबंदी कर रहा है, साइफर इसका ठोस सबूत है। फौजी हाई कमान पहले ही साइफर पर अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी थी। ताहम साफ बात की जाए तो पीटीआई के इस अहमकाना बयानी को छुटलाने के लिए ज्यादा होमवर्क की जरूरत थी नहीं, मगर इमरान खान के ओहदे के एहतराम में आला फौजी क़यादत ने इतना जरूर मान लिया कि अमरीकी सफारतकार की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली जबान गैर मुनासिब थी, जैसा कि अमरीका में उस वक्त के पाकिस्तानी सफीर और मौजूदा सेक्रेटरी खारजा असद मजीद ने रिपोर्ट किया था। फौजी हाई कमान कुछ लोगों के मुताबिक बामरे मजबूरी इस बात पर भी राजी हो गई कि साइफर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। इजलास के बाद इसकी बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी की गई। नंबर 4, लेकिन फिर एक दिलचस्प बात रूनुमा हुई जो बड़ी हद तक गैर रिपोर्ट शुदा है। कौमी सलामती कमेटी का पहला इजलास जिसमें साइफर तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया था, इस इजलास में क्या हुआ था? इजलास के मिनट्स में इस कार्रवाई को ठीक से बयान नहीं किया गया। दर हकीकत इस हेर फेर के मंजर आम पर आने से पहले ही साहिबाने इल्म ने महसूस कर लिया था कि इजलास के मिनट्स जारी करने में गैर जरूरी ताखीर की जा रही थी। फिर एक पैगाम भेजा गया। इसके बाद आखिरकार मिनट्स तमाम मुताल्लिका अफराद को भेज दिए गए। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहली मीटिंग में मौजूद कुछ इंतहाई मुताल्लिका शुरका ने निशानदही की कि मिनट्स इजलास की कार्रवाई की दुरुस्त तर्जुमानी नहीं कर रहे। मीटिंग मिनट्स में ऐसी तस्वीर पेश की गई थी जिससे तासुर मिलता था कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शामिल तमाम शुरका ने इस बयानिए से इत्तफाक किया है कि साइफर दर हकीकत रजीम चेंज की साजिश का शाखसाना था। नंबर 5, तब कुछ लोगों ने मिनट्स की तैयारी से मुताल्लिक जिम्मेदार लोगों को बताया कि इनमें की गई गलतियां दूर करना होंगी। इस तरह के मिनट्स तैयार करने का जिम्मेदार कौन है, यह अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह जानने के लिए भी ज्यादा तगोदौ की जरूरत नहीं कि इस इंतहाई अहम इजलास के मिनट्स में हेर फेर करके किसको फायदा हासिल हुआ होगा। अगर शक है तो बराह करम ऊपर दर्ज नुक्ता 2b को पढ़ लें। मुताल्लिका अफराद को जब बराह रास्त ये पैगाम दिया गया तो इसके नतीजे में मिनट्स को दोबारा से तैयार किया गया जो पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास की दुरुस्त तर्जुमानी करते थे। नंबर 6, इसी दौरान वजारत खारजा में एक और तनाज़ा पैदा हो रहा था। जब इमरान खान ने इस्लामाबाद के एक जलसे में साइफर लहराया तो वजारत खारजा के कई अहलकार हैरान रह गए। साइफर पूरी दुनिया में सफारतकारी का एक लाजमी हिस्सा होते हैं। राजदारी इनके प्रोटोकॉल में शामिल है। इसके पीछे पूरी एक मंतक है। हुकूमतें चाहती हैं कि इनके सफीर अपने अपने दारुल हुकूमतों से दुरुस्त रिपोर्ट्स और तज्जिए लिखने के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज समझें ताकि फैसला साजों के पास ज्यादा से ज्यादा काबिल एतमाद और दुरुस्त मालूमात पहुंचाई जा सके। अगर सफीरों को यह महसूस होने लगे कि इन्हें अपनी रिपोर्ट्स को खुद से सेंसर करना है या नाखुशगवार हकाइक पर रोशनी नहीं डालनी, या यहां तक कि अगर वो ये समझने लगे कि इन्हें अपनी रिपोर्टों को इस तरह तैयार करना है कि इनके आला अफसरान को यह पसंद आए, तो इससे सफारतकारी का मकसद फौत हो जाता है। सफारतकारों को अच्छी तरह इल्म होता है कि इनके साइफर्स को कभी भी आम नहीं किया जाएगा और इनका यही यकीन इस बात को यकीनी बनाता है कि सफारतकार जितनी ईमानदारी और पेशा वराना तरीके से रिपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। साइफर आम करने वाली रेड लाइन कभी पार नहीं की गई थी। नंबर 7, तावक्त यह कि इमरान खान ने इसे पार नहीं कर लिया।
انہوں نے سائفر کو عام نہیں کیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر برا کام یہ کیا کہ اسے خود غرض سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے اصل سائفر اپنے پاس ہی رکھ لیا اور اسے گم بھی کر دیا، یا کم از کم وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں۔ اس سارے معاملے میں جس وقت انہیں سائفر کے وجود کے بارے میں علم ہوا، تب سے لے کر تب تک جب تک کہ وہ اس سے جتنا بھی فائدہ لے سکتے تھے لیتے رہے، انہیں ان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی مسلسل مشاورت حاصل رہی۔ اس ضمن میں شاہ محمود قریشی کا کردار خاص طور پر ان کی وزارت کی جانب سے بھی تنقید کی زد میں آیا، جس کے وہ سربراہ تھے۔ دوسری بار وزیر خارجہ بننے والے اور ایک تجربہ کار سیاستدان کے طور پر جو ریاستی معاملات سے بخوبی واقف تھے، شاہ محمود قریشی کو اس طرح کی لاپرواہی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ انہیں اس سازش کے نقصان اور بین الاقوامی سطح پر اس کے پاکستان کی سفارتکاری، خارجہ تعلقات اور ساکھ پر پڑنے والے برے اثرات کا علم نہ ہو۔ اس کے باوجود وہ آگے بڑھتے گئے اور سائفر سے متعلق اس سفید جھوٹ کو پھیلانے میں پیش رہے جب ان کی حکومت اپنی قبر کو گہرے سے گہرا کھودنے میں مصروف تھی۔ نمبر 8، اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے اپنی لاپرواہی اور مفاد پرستانہ سیاست سے وزارت خارجہ کے معصوم اہلکاروں کو بھی اس تنازع میں گھسیٹ لیا۔ ایسے ہی ایک اہلکار کی آنے والے مہینوں میں سرزنش بھی کی گئی جب سائفر پر ہونے والی ایک گفتگو کے دوران جسے ریکارڈ کیا گیا تھا، اس اہلکار کا کردار سامنے آیا۔ مذکورہ اہلکار جو مکمل طور پر پیشہ ور افسر ہے، اسے اپنے سربراہ کے اعمال کی قیمت چکانا پڑی۔ یہ اس اہلکار کے ساتھ ناانصافی تھی۔ نمبر 9، سازش میں شامل مرکزی کرداروں کے بعد اس معاملے میں بدترین مجرموں میں وزیر اطلاعات فواد چودھری اور انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری شامل تھیں۔ دونوں اس دھوکہ دہی کے حق میں ڈھول پیٹنے میں پیش تھے، حالانکہ یہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ پوری داستان ایک سفید جھوٹ پر مبنی تھی۔ یہ نری بکواس تھی۔ شیریں مزاری اور ان کی پارٹی کے ترجمان اور ایک مخصوص نیوز چینل پر مسخروں جیسے پروپیگنڈا کرنے والوں نے یہ عجیب و غریب دعوے کر کے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا کہ وہ تمام لوگ جو اپنے سرکاری فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں امریکی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کر رہے تھے، در حقیقت امریکی سازش میں حصے دار تھے۔ نمبر 10، اب سائفر کا معاملہ قانونی کارروائی میں ہتھیار بننے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وہ تمام لوگ جو سائفر پر جھوٹا بیانیہ تیار کرنے اور اسے عام کرنے میں ملوث ہیں، ان کا احتساب لازمی ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستانی عوام کو دھوکہ دیا اور ریاست کے مفادات کو خطرے میں ڈالا۔ سائفر کی افسوسناک کہانی کا نشانہ بننے والوں میں آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہوگا۔